नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी में आपका स्वागत है। इससे मौजूद हैं फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी स्टूडियो में और हमारे साथ आज स्टूडियो में बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, आपको बता दें हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर हंसराज सुमन जी मौजूद हैं। हम आज उन पे एक गंभीर विषय के ऊपर बात करना चाहेंगे, जो विषय है SC ST OBC को जो नॉन सुटेबल किया जा रहा है, उसके ऊपर हम मुद्दे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके फेस इंडिया टीवी को जो है धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय पर जो है आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए पुनः जो है और अपने दर्शकों को बता दें कि आज का जो विषय है वो इतना गंभीर विषय है जिससे कि न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि पूरे जो देश के विश्वविद्यालय है उसमें नॉट फाउंड सुटेबल जो है वो हमारे अभ्यर्थियों को किया जा रहा है। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये NFS जो है वो क्या है? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि NFS है क्या। NFS एक ऐसी बीमारी है जिसका ना इलाज है। ये मतलब इसका कोई इलाज ही नहीं है। वो इलाज है तो वो सरकार के पास है या जो उस समिति में बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं उनके पास है। ये NFS आया कहाँ से, पहले इसके इतिहास में हम जाते हैं। देखिए, जब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन 1991 में लागू हुआ और उस समय SC ST OBC को जो है आरक्षण विश्वविद्यालयों में नहीं था। केवल जो है SC ST को कहीं कहीं पर स्टेट यूनिवर्सिटी में आरक्षण दिया जा रहा था। बाद में जो है 1997 में जो है SC ST को जो है ये सहायक प्रोफेसर में रिजर्वेशन दिया गया। जैसे ही 1997 में SC ST को आरक्षण दिया गया तो बहुत सारे कॉलेजों ने विश्वविद्यालयों ने जो है पद निकाले कि SC ST टीचर्स को भरने के लिए विज्ञापन निकाले गए। जब विज्ञापन निकाले गए तो SC ST के अभ्यर्थियों ने उन विज्ञापनों को देख करके अप्लाई किया, आवेदन किया और आवेदन करने के बाद उन आवेदन करने के पश्चात जो है विश्वविद्यालयों ने और कॉलेजों ने स्क्रीनिंग की, स्क्रूटनी की और उसके पश्चात जो है साक्षात्कार पर बुलाया गया। और साक्षात्कार में ये देखिए कि जब कोई भी किसी भी सहायक प्रोफेसर का साक्षात्कार होता है तो उसमें 2 एक्सपर्ट, एक चेयरमैन, प्रिंसिपल, TIC और ऑब्जर्वर ये होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 7-8 लोग जो है सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं और सिलेक्शन कमेटी जो है वो जब बैठती है तो सबको जो है देखते हैं कि कौन जो है सुटेबल है, कौन नॉट फाउंड सुटेबल है। तो ऐसी स्थिति में जब SC ST के कैंडिडेट्स अवेलेबल होने लगे, पहले तो कहते थे कि SC ST कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल हुए तो नॉट फाउंड सुटेबल यानी कि वो अयोग्य ठहरा दिए गए। अब आप ये देखिए कि जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पूरे देश भर का मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जब कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करता है तो UGC के नियम के अनुसार जो 50% उसके अंक होने चाहिए, MA में नेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए, MPhil और PhD होना चाहिए। हालांकि जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, स्नातकोत्तर और नेट होना ही अनिवार्य है। और दूसरी शर्त जो है MPhil और PhD तो उसकी अतिरिक्त शिक्षा है। बावजूद उसके जब वह इंटरव्यू में जाता है, सिलेक्शन कमेटी जो है उसको ये कह देती है कि ये अयोग्य है, नॉट फाउंड सुटेबल। अनरिजर्व कैंडिडेट जो है वो सुटेबल है और जहाँ SC ST के कैंडिडेट हैं वहाँ नॉट फाउंड सुटेबल है। तो ये नॉट फाउंड सुटेबल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है कुछ ऐसी मनुवादी मानसिकता के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली विश्वविद्यालय या उनके कॉलेजों में जो है SC ST कैंडिडेट्स जो है वो पढ़ाने के लिए आए। ये उनकी मानसिकता है। 1956 में UGC बनी। आप सोच सकते हैं कि 1956 के बाद 1997 में जो है इतना लंबा गैप देखिए कि विश्वविद्यालयों में आरक्षण आया ही नहीं। और जब आया तो उनके साथ में इस तरह का विश्वासघात किया गया कि आप जो है इनको रोकने के लिए एक सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है ये सिलेक्शन कमेटी ने रखा। जबकि उस सिलेक्शन कमेटी में एक SC ST ऑब्जर्वर भी होता है और वो ये देखता है, वॉच आउट करता है कि SC ST कैंडिडेट्स कौन सा श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसकी नियुक्ति की जाए। लेकिन वो साइलेंट होता है, साइलेंट रहता है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको जो भेजा गया है वो जिसकी भी सरकार होती है या जो भी प्रिंसिपल या चेयरमैन होता है वो अपना नुमाइंदा बुलाता है, ऐसे व्यक्ति को बुलाता है
जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, जो उनके साथ हस्ताक्षर कर दे, क्योंकि एक दिन के जो है लगभग 5,500 रुपये उसको एक दिन के मिलते हैं। तो 6-7 दिन तक लगातार जो है प्रोसेस चलता है अपॉइंटमेंट का, तो ऐसी स्थिति में 35-40 हज़ार रुपये उसकी जेब में आ जाते हैं। और वो जो सिलेक्शन कमेटी में लोग बैठे हुए होते हैं उनके सामने वो कहता है कि बताइए आप कहाँ सिग्नेचर करने हैं, और सिलेक्शन कमेटी जो है उसको ये नहीं कहता कि आप SC ST OBC के कैंडिडेट को किस तरह से आप नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं, जबकि उसकी अहमियत होती है। लेकिन वो जो है SC ST ऑब्जर्वर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता। तो ये है एक NFS। सर दूसरा सवाल ये है कि जो ये NFS है वो कहाँ का लागू हुआ है सर? देखिए NFS जो है पूरे जो है भारतवर्ष में है। यदि मैं इसके आंकड़े दूं तो ये आंकड़े जो है इतने लंबे हैं कि कई घंटे लग जाएंगे। NFS जो है देखिए 5 साल पहले JNU सबसे बड़ी विश्वविद्यालय देश का है, वहाँ 18-19 डिपार्टमेंट में एक नहीं 20 जो है 20 से ज़्यादा जो है कैंडिडेट को जो है NFS किया गया। और ये क्यों किया गया? कैंडिडेट अवेलेबल, गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, नेट, GRF, बावजूद उसके जो है उनको कह दिया गया NFS, यानी कि आप सुटेबल नहीं हैं। उसी सिलेक्शन कमेटी में अनरिजर्व कैंडिडेट है, उसी सिलेक्शन कमेटी में EWS कैंडिडेट है, उसी सिलेक्शन कमेटी में PWD कैंडिडेट है। वे तो सिलेक्शन कमेटी में जो है सुटेबल हो गए और SC ST OBC को कह दिया गया नॉट फाउंड सुटेबल। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो है, दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर मैं आपको डाटा दूं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ SRCC में भी EWS हुआ, उसके बाद चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में है जहाँ संगीत में जो है NFS किया गया, वो भी EWS किया गया। DU में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में ये डिपार्टमेंट है जो कि पूरे विश्व में जाना जाता है CI के नाम से। यहाँ पर जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को जो है SC ST को जो है NFS कर दिया गया। इसी तरह से NCERT में भी निकाली गई पोस्ट, NCERT पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ पर भी पोस्ट निकाली गई। और प्रोफेसर के पद पर एक से एक जो 30 साल तक 35 साल तक पढ़ाने वाले ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है, मैं अगर उदाहरण दूं तो NCERT में जो है जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो वहाँ पर उपस्थित हुए इंटरव्यू में, और इतना लंबा उनका अनुभव है, दिल्ली की पूरी शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, बावजूद उसके NCERT ने, जबकि SCERT को चला रहे हैं, जो पूरी SCERT को चलाने वाला है, जहाँ 20 से ज़्यादा जो है SCERT के जो है संस्थान है, उसको चलाने वाला व्यक्ति जब वो NCERT में जाता है प्रोफेसर के लिए तो उनको NFS कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये क्या है? ये एक तरह से जो है एकेडमिक हत्या है। बिल्कुल जो है उसको जो है मतलब SC ST के लोगों को पूरी तरह से इस तरह से कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है, आप इसके अयोग्य हैं। इसी तरह से लगभग जो है 6 जुलाई 2023 को जो है वाणिज्य विभाग में जो है प्रोफेसर का पद हुआ, निकाला गया कैंडिडेट, अकेला ही कैंडिडेट। देखिए एक प्रोफेसर वहाँ उसमें गए जो भगत सिंह कॉलेज में है, राकेश कुमार जी जो भगत सिंह कॉलेज में, वही सिलेक्शन कमेटी दिल्ली विश्वविद्यालय की बड़े बड़े उसमें जो है दिग्गज जो है प्रोफेसर, वो वहाँ पर उसको प्रोफेसर बना करके आ जाते हैं। लेकिन वही प्रोफेसर जब ये सोचते हैं कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा काम करना है, मैं कॉलेज में बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत किताबें हैं, आर्टिकल्स है, लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए कि विश्वविद्यालय में मैं जाऊं। लेकिन वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको अकेले एक कैंडिडेट को भी जो है उसको क्या कर दिया जाता है? नॉट फाउंड सुटेबल, कि आप जो है सुटेबल नहीं हैं। इसी तरह से राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, जहां इतिहास विभाग में एक SC पोस्ट पर NFS किया गया जून 2024 में। 25 जून 2024 SGPGI डॉक्टर्स की नियुक्ति का इंटरव्यू के उपरांत सर्वेश कुमार चौधरी जो है उसमें जो है गए थे, जिसमें MD मेडिसिन है, लेकिन क्वालिफाई में जो है उनको OBC कैंडिडेट होने के बावजूद अकेले जो है उसमें प्रेजेंट हुए। और इनका जो रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे बेहतर रिकॉर्ड था, बावजूद इसके उनको NFS कर दिया गया। इसके बाद जो है
मंत्री अनुप्रिया पटेल और लालजी वर्मा जी ने जो है पार्लियामेंट में सवाल भी उठाए कि क्या एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स ही एनएफएस किए जाते हैं। एक से एक बेहतर कैंडिडेट जो है इंटरव्यू सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, लेकिन क्या कारण है कि एनएफएस उन्हीं को किया जाता है। इसी तरह से देखिए कि लेडी श्री राम कॉलेज में आप यहाँ पर देखिए कि यूआर में एक पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट, पीडब्ल्यूडी में, तीनों पोस्टें भर ली गई। जब आई ओबीसी की बारी तो उसको एनएफएस कर दिया गया। और देखिए कितना जो है मजाक किया गया सिलेक्शन कमेटी ने। यहाँ एक से एक बेहतर कैंडिडेट 377 जो है ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है यहाँ उपलब्ध हुए, बावजूद उसके जो है केवल एक पोस्ट पर जो है ओबीसी की कैंडिडेट को यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट, और कहना चाहिए कि जो 10 साल 15 साल 20 साल तक पढ़ाने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हुए उस साक्षात्कार में, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने जो है केवल एकमात्र जो है ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है वो एनएफएस कर दिया गया। इसी तरह से जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया सीआई का, वहाँ पर भी, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में जहाँ एक अकेला प्रोफेसर आया था उसको भी उन्होंने वो कर दिया। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे माना हुआ जो है मैनेजमेंट फैकल्टी है, 6 पदों पर यहाँ एनएफएस किया गया। 4 जो है ओबीसी के और 1 एससी और 1 एसटी। बावजूद इसके जो है अभी तक कोई वहाँ पर ये नहीं है कि पोस्ट निकाली जाएगी या भरी जाएगी। तो जहाँ जहाँ एनएफएस कैंडिडेट्स किए जा रहे हैं वहाँ वो पोस्ट क्या की जा रही है, गेस्ट में तब्दील की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में 2 पोस्ट ओबीसी पर एनएफएस की गई। वाणिज्य विभाग में 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में, 2 एनएफएस जो इस तरह से कर दी गई। हंसराज कॉलेज में जो लंबे समय से जो है एक कैंडिडेट जो है हिंदी में पढ़ा रहे थे, एसटी कैंडिडेट, वहाँ पर भी सिलेक्शन कमेटी ने उस कैंडिडेट को एनएफएस कर दिया गया, जबकि और कैंडिडेट जो है उसको एनएफएस नहीं किया जो वहाँ पढ़ा रहे थे, केवल एसटी कैंडिडेट को ही। इसकी जांच कराने के लिए जो है हमने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय को भी लिखा है, पार्लियामेंट्री कमेटी को, सबको लिखा है। इसी तरह से जो है MIL डिपार्टमेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ बंगाली डिपार्टमेंट जो है, बंगाली विषय जो पढ़ाया जाता है, वहाँ पर भी एनएफएस किया गया। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है PGDAB कॉलेज, वहाँ पर भी कैंडिडेट को एनएफएस किया गया। दौलतराम कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में यहाँ साक्षात्कार हुए, एक से एक बेहतर लंबे समय तक पढ़ाने वाले एडहॉक टीचर और PhD कैंडिडेट जो है यहाँ अवेलेबल हुए, लेकिन उसके बावजूद एनएफएस कर दिया गया। इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जो कि भटिंडा में है, वहाँ पर डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर जो है एनएफएस कर दिया गया। IIT कानपुर जो कि सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट माना जाता है, IIT मानी जाती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पद था वहाँ SC का था, उसको भी एनएफएस कर दिया गया। अभी हाल ही में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का कमला नेहरू कॉलेज है, जहाँ पत्रकारिता पढ़ाई जाती है, जर्नलिज्म जो है, वहाँ सब कैंडिडेट्स को लगा लिया गया, केवल एकमात्र जो है ओबीसी कैंडिडेट को एनएफएस कर दिया गया। तो इस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय ने देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में जो है इन कैंडिडेट को एनएफएस किया जाता है। और उनकी ये मानसिकता क्यों है? एनएफएस करने के पीछे एक सोची समझी साजिश है उन लोगों की। अब आप देखिए कि इसमें जो है सिलेक्शन कमेटी में 2 एक्सपर्ट भी होते हैं, वाइस चांसलर नॉमिनी होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर इंचार्ज होता है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है उसकी बिल्कुल संदेहास्पद स्थिति में वो कुछ भी नहीं बोलता। उसको सहारा होना चाहिए कि मेरे समाज का व्यक्ति जो है एक से एक बढ़िया कैंडिडेट मिल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए उनको एनएफएस कर दिया जाता है। तो एनएफएस के पीछे जो है एक गहरी सोची समझी उन लोगों की मानसिकता है। ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से उस डिपार्टमेंट की जितने लोग आए हैं उनकी एक तरह से शिक्षा अर्जित ना कर पाए, उनकी हत्या करने के बराबर है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के नाते एनएफएस के ऊपर आपकी क्या राय है और इसके क्या समाधान होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा ये जो है 44 साल जो है मुझे हो गए हैं, और यहाँ पढ़ते और पढ़ाते तो 44 साल में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, JNU, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो आरक्षण है ही नहीं, जहाँ ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ कॉलेज है। तो बदलाव जिस तरह से हो रहा है, इस बदलाव में
सरकार को ये सोचना चाहिए, जो क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम जो है ओबीसी का जो है उद्धार करने वाले हैं, हम एससी एसटी का उद्धार करने वाले हैं, तो उद्धार कहाँ होगा? पहले ये कैंडिडेट कहते थे कि भाई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, जब अवेलेबल हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नोट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें ऐसे उम्मीदवारों को, ऑब्जर्वर को भेजा जाए जो किसी पार्टी का ना हो, क्योंकि ये जितने भी सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं उसमें अधिकांश जिसकी भी सरकार होगी उसके ही नुमाइंदे जो है उसमें भेजे जाते हैं। तो उस सरकार के नुमाइंदों को ना भेज करके जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ऑब्जर्वर बनाया जाए, चाहे वो रिटायर्ड प्रोफेसर हो, चाहे रिटायर्ड जो है आईएएस हो, चाहे रिटायर्ड जो है जज हो। ऐसे व्यक्ति को जो जानने वाला हो और जो इस समाज सेवी हो, समाज में उसने काम किया हो, जिससे कि जो है वहाँ जाएगा तो कम से कम सिलेक्शन कमेटी में ये कहेगा कि नहीं, आपको उम्मीदवारों को तय करना है। आप देखिए ना, जहाँ लेडी श्री राम कॉलेज है, जहाँ इतने 377 जब स्क्रूटनी हुई, स्क्रीनिंग हुई और सिलेक्शन कमेटी बैठने से पहले बुलाया गया, क्या ऐसी स्थिति में 377 में कोई भी एलिजिबल नहीं है? तो ये किसकी वो है? ये सवाल उठता है हमारी उस सिलेक्शन कमेटी पर, जो एक सप्ताह तक जो है सिलेक्शन कमेटी होती है, 4 दिन 5 दिन, और वो सब के सब क्या है, अपना पैसा लेकर के चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो उनकी मानसिकता है कि एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को जो है नॉट फाउंड सुटेबल कर दो, बाकी को सुटेबल कर दो। तो ये जो है एनएफएस का जो है ये धीरे धीरे जो है हम इसके खिलाफ जो है वाइस चांसलर को भी लिखा है, मंत्री को भी लिखा है, यूजीसी को भी, कमीशन में भी गए हैं, और आने वाले समय में हम इसको लगभग जो है 100 सांसदों से मिलकर के पार्लियामेंट क्वेश्चन भी उठवाएंगे, पार्लियामेंट में भी इस पे सवाल जवाबदेही होगी कि क्यों एससी एसटी के कैंडिडेट ही एनएफएस होते हैं, बाकी कैंडिडेट्स को क्यों नहीं एनएफएस किया जाता। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हंसा सुमन जी, जिन्होंने एमएनएफएस के बारे में पूरे विस्तार से बताया कि एनएफएस क्या है और किन किन चीज़ों पे लागू होता है। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि हो सकता है आने वाले समय में इस एनएफएस का समाधान भी हो। तो हमारे साथ हंसा सुमन जी थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेस इंडिया वर्ल्ड टीवी ऐसे बनी रहेगा। धन्यवाद।